गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखिए, हम फ्लूइड डायनेमिक्स कर रहे थे सेक्शन 2, जिसमें हमने प्रेशर के इक्वेशन यानी कि प्रेशर इज सेम इन ऑल डायरेक्शंस, कंपोनेंट्स ऑफ एक्सेलरेशन और एक्सेलरेशन का आर्टिकल हम कर चुके हैं। और आज के वीडियो का हमारा टॉपिक है आयलर्स इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ एन आइडियल फ्लूइड। देखिए, प्रेशर वाले आर्टिकल में भी मैंने आपको बताया था कि आइडियल फ्लूइड हम किसे कहते हैं। आइडियल फ्लूइड, इनविसिड फ्लूइड, सुपर फ्लूइड, सबका एक ही बात है, एक ही मीनिंग है। देखिए, आइडियल फ्लूइड हम उसे बोलते हैं ऐसे फ्लूइड्स जिनके विस्कोसिटी ज़ीरो हो, यानी कि ऐसे फ्लूइड्स जो इनविसिड हों। विस्कोसिटी ज़ीरो का आप देखिए क्या मतलब है। विस्कोसिटी का मतलब होता है इंटरनल फ्रिक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ फ्लूइड। विस्कोसिटी मतलब इंटरनल फ्रिक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ फ्लूइड। ठीक है, तो हमें आयलर्स इक्वेशन ऑफ मोशन निकालनी है आइडियल फ्लूइड के केसेस के अंदर। अब देखिए, आयलर्स इक्वेशन ऑफ मोशन का प्रूफ हम दो मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट इज कार्टेशियन एंड सेकेंड इज वेक्टर। वेक्टर मेथड इज़ मोर इजी देन कार्टेशियन, इसीलिए मैं आपको इस वीडियो में आयलर्स इक्वेशन ऑफ मोशन बाय वेक्टर मेथड सॉल्व करना सिखाऊंगी। देखिए, हमने कोई भी एक क्लोज सरफेस लिया जिसका हमने नाम दे दिया एस। एस क्या है? कोई भी क्लोज सरफेस है। ठीक है, और इस सरफेस के अंदर ये पूरा का पूरा इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड के साथ ऑक्यूपाइड है। ठीक है, यानी कि फ्लूइड के अंदर हमने कोई रीजन ले लिया एस जो इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड के साथ ऑक्यूपाइड है और उसी के साथ मूव कर रहा है, यानी कि किसी भी एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, एट एनी इंस्टेंट हमारे पास इस रीजन के अंदर सेम फ्लूइड पार्टिकल्स ही आएंगे। ठीक है, अब देखिए, हमने ये जो रीजन लिया है इसका वॉल्यूम ले लिया टाउ। ठीक है, टाउ या वी आप कुछ भी मान सकते हैं, यहाँ पर मैं टाउ मान रही हूँ। ठीक है, अब मैंने इसका एक छोटा सा रीजन ले लिया। ठीक है, जिस पर प्रेशर लग रहा है P और नॉर्मल टुवर्ड्स आउटवर्ड डायरेक्शन है N यूनिट वेक्टर। ठीक है, देखिए, ये पूरा का पूरा रीजन हमारे पास S था और ये स्मॉल रीजन DS, और इस स्मॉल रीजन का अगर हमें वॉल्यूम निकालना हो तो स्मॉल रीजन का वॉल्यूम क्या आएगा? D टाउ, क्योंकि पूरे का टाउ है और ये छोटे से पोर्शन का D टाउ। अब देखिए, हमें आयलर्स इक्वेशन ऑफ मोशन निकालनी है और इसे निकालने के लिए हम न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का यूज़ करेंगे। न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में क्या था? देखिए, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन द टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन द मास, acting on this mass of fluid is equal to rate of change of momentum। ठीक है, अब देखिए मोमेंटम। अब देखिए, अगर हम टोटल फोर्स निकाल दें और रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम निकाल दें तो हमें इस क्वेश्चन के अंदर जो प्रूफ करना है हम वहाँ तक पहुँच जाएंगे, यानी कि आयलर्स इक्वेशन ऑफ मोशन हम निकाल सकेंगे। अब ध्यान से देखिए, मैंने पिछले आर्टिकल में आपको बताया था कि टोटल फोर्स को निकालने के लिए अगर हम सरफेस फोर्स निकाल दें और बॉडी फोर्स निकाल दें और उनको ऐड कर दें तो हमारे पास टोटल फोर्स निकल जाएगी। ठीक है, सरफेस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया था एंड बॉडी फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी कि बॉडी फोर्स जो हमारे पास निकालते हैं जब हम, तो हम उसको मास ऑफ द बॉडी कंसीडर करते हैं उसको निकालने के लिए, यानी कि बॉडी फोर्स के अंदर हम मास का यूज़ करेंगे और सरफेस फोर्स में सरफेस एरिया का। तो हम टोटल फोर्स को निकालने के लिए इन दो फोर्सेस को निकाल लेंगे और हमें इस आर्टिकल के अंदर क्या करना है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम निकालना है। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम निकालने के लिए हमें सबसे पहले किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है? मोमेंटम की। और हमें पता है मोमेंटम हमारे पास अगर हमें निकालना हो
तो मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इनटू में वेलोसिटी। और हमें पता है कि हमारे पास मास का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम, मास का फॉर्मूला वॉल्यूम इनटू में डेंसिटी। यहाँ पर वॉल्यूम वैसे टाउ है, बट मैंने वॉल्यूम के लिए यहाँ पर वी लिखा है, ठीक है। आप इसे डेंसिटी इनटू वॉल्यूम भी कर सकते हैं, कंफ्यूजन ना हो। तो देखिए हमें सिर्फ 4 चीज़ें निकालनी है माइंड में। हमें देखिए कोई भी आर्टिकल हमें इजी समझना हो तो हम पहले ये देख लेते हैं उसमें 4 चीज़ें निकालनी कौन कौन सी हैं, ठीक है। या कोई भी आर्टिकल आप कोई और करते हैं तो अगर आपको पता हो इसको 3 स्टेप में करने से 5 स्टेप में करना है तो हम उसको ईजिली कर सकते हैं। तो इस आर्टिकल को हमें 4 स्टेप्स में करना है। सरफेस फोर्स निकालनी है, बॉडी फोर्स, मोमेंटम और उसका डेरिवेटिव कर देंगे तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम आ जाएगा। तो हम 1 बाय 1 अपना काम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम निकाल रहे हैं मोमेंटम। अब देखिए मोमेंटम के लिए हमें मास और वेलोसिटी चाहिए। वेलोसिटी हमें पता है, लेकिन अगर मास निकालना है तो एक बार हम वॉल्यूम इनटू डेंसिटी से मास भी निकाल लेते हैं। देखिए मैंने ये फिगर एक बार यहाँ दोबारा ड्रॉ कर लिया ताकि हमें कोई कंफ्यूजन ना हो, हम साथ के साथ फिगर के थ्रू इसे समझते जाएं। देखिए मास निकालना था हमें सबसे पहले मोमेंटम को निकालने के लिए, और मोमेंटम क्या होता है, क्वांटिटी ऑफ मोशन। देखिए मास निकालना था, वॉल्यूम हमारे पास इस छोटे से एरिया का क्या है, डी टाउ, और डेंसिटी क्या है, डेंसिटी को हम डिनोट कर रहे हैं रो से। हम आर्टिकल के स्टार्टिंग में ही लिख लेंगे। देखिए यहाँ पर हमने आर्टिकल के स्टार्टिंग में ही लिख लेना है कि रो हम डिनोट कर रहे हैं डेंसिटी के लिए, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड पार्टिकल, डीवी हम डिनोट, डी टाउ हम डिनोट कर रहे हैं वॉल्यूम उस छोटे से एरिया के लिए, इसका इस पोर्शन का एरिया डी टाउ और पूरे का वॉल्यूम डी टाउ और पूरे का वॉल्यूम टाउ। डी टाउ हम वॉल्यूम के लिए यूज़ कर रहे हैं, और क्यू हमारे पास क्या है, एज यूजुअल वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड पार्टिकल, ठीक है। अब देखिए और मोमेंटम के लिए हम कैपिटल एम का यूज़ करेंगे, मोमेंटम ऑफ वॉल्यूम वी, ठीक है। अब उन नोटेशंस के अकॉर्डिंग हमारे पास मास क्या आ गया, रो डी टाउ, ठीक है। ये तो क्या आ गया, उस विद इन एस हमारे पास जो छोटा सा एरिया था, ये जो डी एस, इसका वॉल्यूम, इसका मास, ठीक है। इस मास का हमारे पास वॉल्यूम इंटू डेंसिटी चाहिए था, डेंसिटी तो रो ही है और वॉल्यूम डी टाउ था, ठीक है। अब हम चलते हैं मोमेंटम की ओर। मोमेंटम अगर इसी पोर्शन का हमें निकालना हो तो मोमेंटम हमारे पास था मास इंटू वेलोसिटी, मास इंटू वेलोसिटी। मास हमारे पास ऑलरेडी है रो डी टाउ, वेलोसिटी हमारे पास है क्यू। ये मोमेंटम कहाँ का आ गया, इस छोटे से एरिया का। अगर हमें पूरे होल बॉडी का मोमेंटम निकालना है तो हम इसका इंटीग्रेशन कर देंगे क्यू रो डी टाउ विद रिस्पेक्ट टू टाउ, क्योंकि पूरे बॉडी का वॉल्यूम क्या है, डी टाउ। तो इंटीग्रेशन, देखिए ये तो स्मॉल पार्ट का था डी टाउ, अगर इंटीग्रेट कर दिया छोटे छोटे इन सारे पीसेस को, इन सारे एरियाज़ को, तो हम पूरे टाउ रीजन का मोमेंटम निकाल पाएंगे। तो टाउ रीजन का मोमेंटम निकालने के लिए हमने क्या किया, इंटीग्रेट कर दिया उसको विद रिस्पेक्ट टू टाउ। ये हमारे पास आ गया पूरी बॉडी का मोमेंटम, ठीक है। हमारा मेन मोटिव आयलर्स इक्वेशन निकालने में मोमेंटम निकालना नहीं था, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम निकालना था। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम अगर हमें निकालना है, मोमेंटम, तो फॉर्मूला क्या आएगा, देखिए मोमेंटम डी बाई डी टी ऑफ एम, यानी कि मोमेंटम को अगर हम विद रिस्पेक्ट टू टी डिफरेंशिएट कर दें तो हम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम निकाल सकेंगे, ठीक है।
अब देखिए dm/dt हम कैसे निकालेंगे। हमें सिर्फ क्या करना है, d/dt ऑफ m, और m हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं इक्वेशन 1 से। इक्वेशन 1 से m हमारे पास है q रो d टाउ, इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाउ। अब देखिए इसको सॉल्व करके क्या आएगा, देखिए मैं सिर्फ इस पर uv फॉर्मूला लगा रही हूँ। एक बार u हमने मान लिया ये और v हमने मान लिया ये। देखिए मैं लिख भी देती हूँ uv, ठीक है, d/dt ऑफ u, ठीक है। बाकी v एज इट इज़ और इंटीग्रेशन तो आएगा ही साथ में, ठीक है। मैंने क्या किया, u को तो डेरिवेट कर दिया और v एज इट इज़ और इंटीग्रेशन भी एज इट इज़ प्लस। अब की बार ये q एज इट इज़ और d/dt ऑफ रो d टाउ, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। क्योंकि हमारे पास हमने डिफ्रेंशिएट करना था और डिफ्रेंशिएट के लिए दो टर्म्स थी, तो देखिए दो किस लिए, क्योंकि इन दोनों का लिंक d के साथ नहीं है, t के साथ नहीं है, यानी कि ये विद रिस्पेक्ट टू टाइम इनमें कोई चेंज नहीं आ रहा, ये कांस्टेंट ही रहेगा। ये मास है रो d टाउ, सिर्फ वेलोसिटी के अंदर चेंज आएगा, इसीलिए एक वेलोसिटी को हमने u मान लिया और बाकी को v। तो एक बार u का डेरिवेटिव v एज इट इज़ और v का डेरिवेटिव u एज इट इज़। अब देखिए ये क्वांटिटी तो क्या है, कांस्टेंट, मास कांस्टेंट है पूरी बॉडी का। मास को डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू t, क्या बन जाएगा, 0। ये वाली क्वांटिटी 0 बन गई, 0 इंटू समथिंग 0, तो ये पूरी ही क्वांटिटी 0 बन गई, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम हमारे पास आ गया सिर्फ ये वाली क्वांटिटी। तो देखिए वही चीज़ मैंने यहाँ पर लिख दी, डैट dm/dt इज इक्वल टू dq/dt प्लस सॉरी इंटू रो d टाउ, और ये वाली चीज़ हमारे पास क्या बन गया, 0। ब्रैकेट के अंदर हम लिख देंगे कि सेकेंड जो हमारे पास इंटीग्रल था उसकी वैल्यू 0 आ गई, क्योंकि मास जो है रो dv वो कांस्टेंट है फॉर ऑल टाइम, ठीक है। और यही रीज़न मैंने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। अब हमें क्या पता है, देखिए हमने आर्टिकल की स्टार्टिंग में ही देख लिया था, हमें दो चीज़ें निकालनी है, एक तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम और टोटल फोर्स। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम का हमारा काम अभी तक का कंप्लीट। अब हम चलते हैं फोर्स की ओर। सबसे पहले फोर्स में हम निकालेंगे सरफेस फोर्स देन बॉडी फोर्स, ठीक है। तो आइए देखते हैं सरफेस फोर्स हमें कैसे निकालना है। देखिए टोटल सरफेस फोर्स ऑन एस निकालने के लिए सरफेस फोर्स जहाँ पर भी आ जाए हमें पता है इसका लिंक जो है सरफेस एरिया से आएगा, और सरफेस एरिया उस स्मॉल एलिमेंट्री रीजन का ds था, वॉल्यूम d टाउ था, लेकिन सरफेस एरिया क्या था, ds, सरफेस एरिया ds। और हमें पता है फोर्स क्या होता है, प्रेशर इनटू में एरिया, ये चीज़ हमें पता है, फोर्स इक्वल टू प्रेशर इनटू में एरिया। प्रेशर हम ऑलरेडी स्टार्टिंग से ही लेकर चल रहे हैं कि इस बॉडी का P है, इस रीजन का P है, ठीक है। प्रेशर इनटू एरिया, एरिया ds, ठीक है। और देखिए हमारे पास इस फिगर के अंदर प्रेशर तो P था, लेकिन ये जो n है, n यूनिट वेक्टर है, ये आउटवर्ड नॉर्मल के अलोंग है, ठीक है। लेकिन हमें क्या निकालना है इसके अंदर कि कितनी फोर्स इनसाइड यानी कि इनवर्ड डायरेक्शन की ओर लगी। अब इनवर्ड डायरेक्शन में निकालने के लिए हमें आउटवर्ड का पता है कि n यूनिट वेक्टर है वैल्यू, इनवर्ड का निकालने के लिए -n, तो -n से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, इसी को -n कैप से मल्टीप्लाई। एक और चीज़ देखिए, ये हमारे पास क्या है, स्मॉल रीजन यानी कि ds रीजन का टोटल सरफेस फोर्स, लेकिन हमें कहाँ का निकालना है, पूरे सरफेस S का। S का निकालने के लिए इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू S, ठीक है। अब एक बार इसको ढंग से लिखें, अगर हम तो माइनस का साइन बाहर, उसके बाद अंदर आ गया P n कैप ds, ठीक है। देखिए हमने सेकेंड सेमेस्टर के अंदर वेक्टर कैलकुलस के अंदर सरफेस इंटीग्रल को वॉल्यूम के अंदर चेंज करना सीख रखा है, जिसे हम कहते हैं गॉस थ्योरम, ठीक है।
तो गॉस थ्योरम के अंदर अभी तक क्या था, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम में किसी भी सरफेस एरिया को हम वॉल्यूम के अंदर चेंज कर लेते थे। और किस तरह से चेंज करते थे आइए देखते हैं। देखिए माइनस तो आएगा एज इट इज़, सरफेस को वॉल्यूम में चेंज करने, इस रीजन का जहाँ पर एरिया एस है वहाँ पर वॉल्यूम कितना है टाउ, जहाँ पर रीजन डी एस है वहाँ पर वॉल्यूम कितना है डी टाउ। अब देखिए पी और एन हम सरफेस से वॉल्यूम जब भी चेंज करते हैं तो कैसे करते हैं। देखिए एन तो यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर चेंज होकर बन जाता है ग्रेडियंट, और हमारे पास पी एज इट इज़, यानी कि यूनिट वेक्टर के साथ जो भी क्वांटिटी हो वो एज इट इज़, और बाकी एन वेक्टर की जगह एन यूनिट वेक्टर की जगह ग्रेडियंट लग जाता है। रीज़न क्या लिखेंगे कि हमने यहाँ से इस स्टेप पर हम कैसे पहुँचे, इसका रीज़न सिंपल है, बाय गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। इसको हम डिटेल में 6 सेमेस्टर के अंदर पढ़ चुके हैं, सेकेंड सेमेस्टर के अंदर पढ़ चुके हैं गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। ठीक है, अब यहाँ तक तो हमने कर लिया। इसके बाद हमारा सेकंड काम क्या था, बॉडी फोर्स निकालना, क्योंकि हमने शुरू में ही देख लिया था कि सरफेस फोर्स प्लस बॉडी फोर्स इज इक्वल टू टोटल फोर्स। अब आइए देखते हैं कि बॉडी फोर्स कैसे निकालेंगे। टोटल बॉडी फोर्स, देखिए बॉडी फोर्स को निकालने के लिए जैसा कि हमने प्रेशर वाले आर्टिकल में भी किया था, F हम ले लेते हैं बॉडी फोर्स पर यूनिट मास। हमने यहाँ पर बॉडी फोर्स निकालने से पहले मान लिया F जो है ये बॉडी फोर्स, F बी द बॉडी फोर्स पर यूनिट मास, पर यूनिट मास। ठीक है, अब टोटल बॉडी फोर्स निकालना है कहाँ पर, ऑन एस इज। देखिए बॉडी फोर्स का हमने पहले भी देख रखा है और मैंने बताया भी था, जब बताया था कि बॉडी फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू मास, यानी कि इसके अंदर कहीं ना कहीं मास का लिंक आएगा। ठीक है, अब देखिए मास कितना है डी टाउ, कौन से रीजन का मास है ये, डी एस का। ठीक है, उस स्मॉल एरिया का हमारे पास मास आया था रो डी टाउ, यानी कि डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। ठीक है, अब हमें F हमारे पास बॉडी फोर्स पर यूनिट मास है, लेकिन हमें तो बॉडी फोर्स पूरे S का निकालना है, तो पर यूनिट बॉडी फोर्स को अगर हम पर यूनिट, देखिए पर यूनिट मास कितना है रो डी टाउ, इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, बॉडी फोर्स पूरा कंप्लीट। ठीक है, अब देखिए अगर हम इसको इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाउ कर दें, क्योंकि ये वाला जो हमारे पास बॉडी फोर्स आ चुका है रो डी टाउ मास इनटू में पर यूनिट मास पर जितनी फोर्स लग रही है, अगर हम उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास आ जाएगी बॉडी फोर्स पर यूनिट मास, मतलब कि डी एस पे जितनी भी हमारे पास फोर्स लगी है वो रो डी टाउ इंटू एफ थी, लेकिन हमें पूरे रीजन पर निकालनी थी तो इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाउ कर दिया हमने। इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाउ किया तो हमारे पास बॉडी फोर्स आ गई, सरफेस फोर्स ऑलरेडी हमने निकाल रखी है। तो देखिए अगर हमें अब टोटल फोर्स निकालनी हो तो हम क्या कर देंगे, टोटल फोर्स इज इक्वल टू इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को ऐड कर देंगे। ठीक है, बॉडी फोर्स लिख लीजिए क्या थी, एफ रो डी टाउ माइनस रो पी डी टाउ। पहले मैंने इक्वेशन 3 लिख दी, उसके साथ इक्वेशन 2, क्योंकि इक्वेशन 2 में नेगेटिव साइन था तो ऐड करते हुए भी यहाँ साइन नेगेटिव का ही आएगा। ठीक है, ये बॉडी फोर्स आ गई और हमने ऑलरेडी रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम निकाल रखा है। न्यूटन सेकेंड लॉ को यूज़ करते हुए अब हमारे पास एक ही काम है, सिर्फ टोटल फोर्स को रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के इक्वल रखना है। ठीक है, टोटल फोर्स आ चुकी है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम मतलब हमारे पास ऑलमोस्ट आर्टिकल कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, सिर्फ अब हमें सब्स्टिट्यूट करनी है वैल्यूज़, तो आइए देखते हैं। न्यूटन सेकेंड लॉ से था रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इक्वल टू टोटल फोर्स, जो मैंने यहाँ पर लिख दिया है। अब देखिए हमारे पास यहाँ से सबसे पहले रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम डी एम अपॉन डी टाउ हमारे पास क्या था, इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाउ डी क्यू बाई डी टी रो डी टाउ, यही था एज इट इज़। आप पिछली इक्वेशन 1 से वेरीफाई कर सकते हैं। टोटल फोर्स हमारे पास क्या था, दिस प्लस दिस। ठीक है,
इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ टाउ एफ रो डी टाउ माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ग्रेडियंट पी डी टाउ टाउ। ठीक है, अब एक बार ध्यान से देखिए, अगर मैं सारी तीनों ही देखिए विद रिस्पेक्ट टू टाउ है और दोनों के सबके साथ डी टाउ भी है, तीनों के साथ ही, तो इनको एक साइड लेकर आ सकती हूँ। देखिए पूरा इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाउ किया, फर्स्ट डी क्यू बाई डी टी इंटू रो, फर्स्ट क्वांटिटी लिख ली, ये वाली जब उस साइड पे जाएगी तो माइनस एफ रो। ठीक है, डी टाउ एक बार हम बाहर इकट्ठा लेंगे सबका, ये नेगेटिव था तो वहाँ पर प्लस पी डी टाउ इज इक्वल टू 0। मैं सिर्फ सभी को एक साइड पर लेके आई हूँ, लेफ्ट हैंड साइड पर। ठीक है, अब देखिए हमें क्या करना है, सिंपली देखिए पूरा इसका इंटीग्रेशन की वैल्यू इक्वल टू 0 है, टाउ वॉल्यूम है, टाउ तो 0 हो नहीं सकता। ठीक है, और हम इस पूरी वैल्यू को तो इक्वल टू 0 रख सकते हैं, तो रो डी क्यू अपॉन डी टी माइनस एफ रो प्लस ग्रेडियंट। देखिए दोनों का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाउ 0 था, ये टाउ वॉल्यूम है, 0 हो नहीं सकता, तो इसलिए ये वाली वैल्यू 0। अब ये पूरा जब हमने इक्वल टू 0 रखा, तो अगर हमें यहाँ से डी क्यू बाई डी टी की वैल्यू निकालनी हो तो इनको वापस वहाँ लेके जाएंगे, एफ रो माइनस में ग्रेडियंट ऑफ पी, इसके साथ रो मल्टीप्लाई में भी था तो ये वाला रो डिवाइड में जाएगा, रो फर्स्ट क्वांटिटी के अंदर तो ये कट गया, f माइनस में 1 अपॉन रो ग्रेडियंट ऑफ p, ये हमारे पास आ गई डी क्यू अपॉन डी टी की वैल्यू। इस पूरी की पूरी इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं, आयलर्स इक्वेशन ऑफ मोशन, आयलर्स इक्वेशन ऑफ मोशन, और यही हमें निकाल के दिखाना था इस आर्टिकल के अंदर। देखिए इसी को हम इस मेथड से जब हम सॉल्व करते हैं तो हम इसे एक और नाम भी देते हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन बाय फ्लक्स मेथड, फ्लक्स मेथड। ठीक है, वेक्टर मेथड भी बोलते हैं, फ्लक्स मेथड भी बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ तक हम इक्वेशन ऑफ मोशन कर चुके हैं, अब हमारे पास नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आएगा अदर फॉर्म्स ऑफ आयलर्स इक्वेशन ऑफ मोशन, यानी कि कार्टेशियन के अंदर, सिलेंड्रिकल के अंदर और स्फेरिकल के अंदर, जैसे कि हमने एक्सेलरेशन में भी हम कर चुके हैं। ठीक है, तो आज का हमारा वीडियो लेक्चर यहीं तक था, इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर के अंदर का टॉपिक मैं आपको बता चुकी हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आपको कोई भी डाउट हो तो यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। हैव अ नाइस डे।